गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 मेरी यूरोप यात्रा पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पहली विदेश यात्रा का वर्णन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पहली विदेश यात्रा का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने वह की संस्कृति, सभ्यता और मार्ग में आए स्थानों का वर्णन किया है। वहाँ की संस्कृति कैसी है ना, सभ्यता, लोगों की सभ्यता कैसी है, व्यवहार कैसा है और मार्ग कैसा है, उस बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर खादी की पहना करता था। वहां जाकर भी इस नियमों को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े को ही खादी भंडार से मंगवाकर बनवाया। कपड़े की काट छाट भी देसी रखी, मतलब गांव जैसी देसी है, भारत जैसी रखी उन्होंने। अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई। बहुत कम खर्च में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए और पोशाक हिंदुस्तानी थी, मतलब पहनावा। इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाता है। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी जीवन में कपड़ों और फैशन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कपड़ों को सदैव शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा है। जहाज पर मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेजी सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। उनसे गांधी जी, खादी और शाकाहार से संबंध में बातचीत करने के समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी द्वारा कैरो नगर पहुँचे। वहां पहुंचकर मुंह हाथ धोने व नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर वह कैरो का अजायब घर देखने गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी थी। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के मम्मी अर्थात शव, मतलब जो शव रहते हैं, बॉडी रहती है, जो पिरामिडों से निकलने हैं, वहाँ सुरक्षित रखे हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, वह पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसा का लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। कहते हैं उन कपड़ों का निर्यात भारत से ही हुआ करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी वह उनसे आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं भी गाड़ी जाती है। जैसे वो एक पेटी में, हम जो देखते हैं कि क्रिश्चियन और ईसाई लोग पेटी में गाड़ते हैं शव को, बॉडी को, तो उसमें बहुत सी वस्तुएं ऐसी जो आवश्यकता की चीज़ों जैसी वस्तुएं गाड़ देते हैं। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव तक रखी जाती थी। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार
जानते थे। सुना है कि इस प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो सिंधु में जो गेहूं निकला है वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उसके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजाय गब्बर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहां से उदास ही निकला। अजाय बगर के बाद हम लोग को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है। वहां की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती है, मतलब पूरब की ओर रहती है। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी करके पिरामिड देखने गए। उसके बाद गाड़ी से उतरकर ऊंट से पिरामिड तक जाना पड़ा। पिरामिडों को नजदीक जाकर देखा। ये चौकोटी इमारतें थी, चौकोट प्रकार की थी। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे बनते होते हैं, वैसे ही ये पत्थरों के कुछ बड़े बड़े चौरस टुकड़ों में बने थे। भट्टे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर कम होती गई है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होती। इसी के अनुसार इनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काट कर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हो गई। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो सब केवल पुस्तकों में रखा गया। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्षों के बाद ज्यों की त्यों है, वैसी की वैसी है। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी। इसे स्फिंक्स कहा जाता है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी। प्राचीन काल में किसके उत्तर देती थी? प्रश्नों के उत्तर देती थी। संध्या का समय वापस आकर हम लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए और रात को 11 बजे सईद बंदरगाह पहुँचे। वहाँ जाकर जहाज वहाँ पहुँच गया था। खाना पीना रेलगाड़ी में ही हो गया था, अतः हम सब जाकर अपने अपने कमरे में सो गए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।